ऑसिलेशन ऑसिलेशन इन वर्टिकल पोल जो हमारे पास टॉपिक है, उस टॉपिक की खूबी है कि इसके अंदर हम आपको सामने जो आपने बड़े बड़े सिलेंडर्स देखे होंगे एयर फिल्ड, वाटर में सस्पेंडेड, या कभी आपने फ्लोटिंग ब्रिज का नाम सुना हो, उन सब के अंदर जो थ्योरी लगाई जाती है वो यही लगाई जाती है, ऑसिलेशन इन वर्टिकल पोल की। यहाँ पे एक पोल होता है जिसको पानी में हम इमर्स करते हैं, और उसके बाद उसको अगर आप उसको मूव करोगे तो ऊपर नीचे फ्लोट करता है। तो उस पूरी थ्योरी को हम यहाँ पे ऑसिलेशन इन वर्टिकल पोल की पोल फ्लोटिंग इन वाटर की थ्योरी मानते हैं। उसका हम टाइम पीरियड निकालेंगे, उसकी हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो सबसे पहले इसकी एक डायग्राम को बिल्ड करते हैं। सपोज करते हैं हम, ये हमारे सामने एक छोटा सा कंटेनर, ये है कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर हमने भरना है वाटर, तो वी हैव टू फिल वाटर इन दिस कंटेनर। तो हमने इस कंटेनर में भर दिया वाटर। ये देखो, ये मैंने जो भर दिया वाटर। अब अगर वाटर भर दिया इसके अंदर, तो अब इसमें आता है हमने क्या किया, एक छोटा सा वर्टिकल पोल इसमें इमर्ज कर देते हैं। अब वर्टिकल पोल कोई भी ले लो आप, जैसा भी अच्छा लगे आप उसको लगा के इसमें पुट कर सकते हो। तो हमारे पास वर्टिकल पोल जो है हमने इसके अंदर इमर्ज किया ऐसे। So ये basically it's देखो, container. हाँ एक हॉलो कंटेनर कहना चाहिए, कंटेनर नहीं कहना चाहिए, मैं कहना चाहिए हॉलो कंटेनर, जो उसमें एयर फिल्ड हो। अगर ये सॉलिड कंटेनर होगा तो हम जानते हैं कि ये पानी के अंदर ही सिंक कर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक हॉलो कंटेनर लेके चलते हैं जो कि यहाँ पे इमर्ज करते हैं। अब इसको मैंने जब इसको पानी में थोड़ा प्रेस किया, तो जब पानी को प्रेस किया इसके अंदर, तो हम देखेंगे इसके अंदर की एक रिस्टोरिंग फोर्स बिल्डअप होगा। एक रिस्टोरिंग फोर्स बिल्डअप होगा ड्यू टू दिस स्मॉल चेंज ऑफ लेंथ। इस छोटे से लेंथ की वजह से ना एक स्मॉल सा फोर्स यहाँ पे बिल्डअप होगा। दिस इज द एक्स। अब अगर हम इस थ्योरी को लेके चलें, और इस थ्योरी को लेके अगर हम मान के चले आपके पास, तो हमारे सामने आएगा कि इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स हमें देगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स हमें इसके क्या बोलते हैं, बॉइंट फोर्स की वजह से मिलेगा। यहाँ पे जो बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स मिल रहा है वो मिल रहा है बॉइंट फोर्स की वजह से, किसी और की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ बॉइंट फोर्स की वजह से। तो आपको अगर थ्योरी याद हो बॉइंट फोर्स की, अगर आपको याद हो, तो आप जितना फोर्स लगाते हो पानी के अंदर, उतना ही रीबैक फोर्स आपको लगाता है वाटर। ये हमने पढ़ा So था reaction आर्किमिडीज के force. अंदर। हाँ, जिसको आप रिएक्शन फोर्स भी कहते हो, सही बात है। तो यानी कि आप ये कहना चाहोगे कि जो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रही है, जो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे जो एक्ट करेगी, दैट इज इक्विवेलेंट टू रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे जो होगा वो होगा बॉइंट फोर्स। और अगर आपको याद आ रहा हो, नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, बता ही रहा हूँ। बॉइंट फोर्स इक्विवेलेंट होता है किसके, मास इनटू ग्रेविटी की, एम इनटू जी। अब यहाँ पे लेकिन हम बात जब करेंगे एम इंटू जी की, तो जो हमारा मास है, मास इंटू ग्रेविटी हमने बोल दिया। पर पॉइंट है कि यहाँ पे कितना मास हमने इसके अंदर इमर्ज किया है, हमने कितना किया है, उसकी कैलकुलेशन करनी है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस सिलेंडर का एरिया जूम करूंगा, दैट इज कॉल्ड ए। तो उस केस में आपके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, दैट इज माइनस एम जी। और आपको याद होगा कि मास जो होता है हमारे पास, मास क्या होता है, व्हाट इज मास, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। अब अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी। अब हमारे केस में जो हमने हाइट है उसको क्या लिया, यहाँ पे एक्स लिया है, तो आई एम रिप्लेसिंग इट विथ एक्स। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एफ, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स रो जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉइंट फोर्स, और वी कैन से रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसके अंदर जो हमने फोर्स निकाली है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स, वो निकाला ऑन द बेसिस ऑफ मास। और ये हम लेके कहां से आए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की थ्योरी को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब आपको याद होगा कि इसके अगले स्टेप हम क्या करते हैं, हमेशा फोर्स को रिप्लेस करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन से। तो हमारे सामने जो रिप्लेस क्वांटिटी आती है एक्सेलरेशन, ये होगा माइनस ए एक्स रो जी अपॉन एम। और फिर से वही मिराकुलस कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम इसके अंदर, हमेशा की तरह ए रो जी अपॉन एम को कांस्टेंट मान लेते हैं, एक्स को छोड़ देते हैं, माइनस को यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये पूरी टर्म अगर आप कांस्टेंट लेते हो,
तो यानी कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और हमें ये कहना चाहिए इट इज एन एस एच एम। अब अगर ये एस एच एम बन गया तो फिर उसी पुरानी कंडीशन में चलते हैं हम, और कंडीशन क्या है? टाइम पीरियड का। तो कंडीशन ऑफ टाइम पीरियड इज सिंपल, टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन की थ्योरी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट इज एक्स एंड एक्सेलरेशन इज ए रो जी एक्स अपॉन एम। तो आपके सामने जो आंसर आएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम ए रो जी, or we can say the frequency is equal to 1 upon 2 pi root a rho g upon m. So this is the frequency of vertical pole floating in water, और यही टाइम पीरियड आपके सामने निकाला जो वर्टिकल पोल फ्लोटिंग इन वाटर। इसी को हम बेसिकली जो है इसके अंदर जो हमने निकाला। अब इसमें आप अगर जो आपने ब्रिजेस देखोगे तो ब्रिजेस में क्या होता है, एक पोल नहीं होता, मल्टीपल पोल्स होते हैं, मल्टीपल पोल्स। तो उन मल्टीपल पोल्स से जो है ना आपके पास एक ऑसिलेशन निकाली जाती है। अब इस ब्रिज के नाम में दिखा रहा हूँ कैसे ब्रिज होता है ये। अब ये आप देखो कि ये रिवर है, हम मान के चलते हैं कि ये रिवर है, ये पूरा का पूरा नीचे हिस्से को हम रिवर की फॉर्म में शेड कर देता हूँ, ये रिवर है। तो हम क्या करते हैं, रिवर के ऊपर इस तरह के जैसे छोटे छोटे से ड्रम ब्रिज लगा देते हैं। ये देखो ऐसे लगा देंगे ब्रिज, इसको हम प्लेटून ब्रिज कहते हैं, प्लेटून ब्रिज। जो आपने देखा होगा बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं, और ये हमेशा आप इसको जो मूव करोगे तो ये फ्लोटिंग रहेंगे हमेशा। ये ऐसे प्लेटून्स लगा देते हैं, और इन प्लेटून्स के साथ हम इसमें थोड़ी सी वायरिंग कर देते हैं, इसको अरेंज करने के लिए इसको वायरिंग कर दी जाती है। और कुछ खास नहीं, बस इतना ही होता है इसके अंदर। और ये टेम्परेरी ब्रिज सिस्टम अच्छा है, पर ये ज्यादा हैवी लोड्स के लिए सही नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे वेट बढ़ेगा आर्किमिडीज क्या करेगा, बॉडी को सिंक भी करा सकते हैं। तो ये आपके पास ब्रिज है जो हमने देखा। अब होता क्या है कि इसकी वजह से यहाँ पे अब थ्रस्ट, अब थ्रस्ट, अब थ्रस्ट, अब थ्रस्ट, अब थ्रस्ट, अब थ्रस्ट, ये देख रहे हो, ये अब थ्रस्ट है। और ये ब्रिज में आपको अब थ्रस्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप जो व्हीकल चलाओगे, जो भी व्हीकल आपके पास है, उस व्हीकल को आप यहाँ चलाइए, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा अब थ्रस्ट। यहाँ पे व्हीकल चलती है, यहाँ इस जगह से कोई बॉडी मूव करती है, तो इसको बोलते हैं बेसिकली दैट इज कॉल्ड प्लेटून ब्रिजेस, जो कि आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगी। और ये ब्रिज टेम्पररी ब्रिज सोल्यूशन में माना जाता है। इन ब्रिजेस की थोड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, ये अच्छा भी है लेकिन नुकसान भी है कि ज्यादा ऑसिलेटिंग ब्रिजेस पे मूव करने में व्हीकल्स को थोड़ा सा डिसबैलेंसिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो है दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड कॉलम इन यूट्यूब। अब ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड कॉलम इन यूट्यूब अगर हम करेंगे आपके सामने, तो हमारे सामने जो इसका जो शेप है यूट्यूब का, कुछ हम थोड़ा बहुत थोड़ा सा डिफरेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ये हम बना रहे हैं यूट्यूब। अब ये जो ध्यान से देखिएगा आप, ये यूट्यूब में कैसे बनाएंगे। इस सारे फिगर्स हम यूट्यूब बना देंगे, देखना आप। ये दो यूट्यूब आपके सामने बना दिए गए हैं, दो। तो ये दो यूट्यूब मैंने बनाए। अब इन दो यूट्यूब्स के अंदर हमने पहले केस में आपके सामने पानी भरा, दैट वी हैव जस्ट फिल्ड फ्लूइड। इसमें अगर हमने फ्लूइड भरा, आपके पास फ्लूइड भरा हमने इसके अंदर, तो
अगर हमने इसे फ्लूइड भरा तो वो फ्लूइड इस कंटेनर में यहाँ पे होगा, और इसके अंदर जो हमने फ्लूइड भरा है वो देख लीजिए, ये इस जगह पे होगा आपके पास। दिस इज द फ्लूइड विच वी हैव फिल्ड। और इस कंटेनर में जो हमने फ्लूइड भरा आपके सामने जो दिख रहा है, अब इसमें ऑसिलेशन कैसे आ सकती है? तो इसके ऑसिलेशन लाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक एंड से, यहां से, इस एंड से अगर हम देखें ऑसिलेशन लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मूव कराते हैं कुछ ऐसे। अब जैसे कि ये ओपन न्यू ट्यूब्स है, मतलब ये खुली हुई है यहाँ से, ये यूट्यूब ऊपर से ओपन होती है। अब अगर ये यूट्यूब ऊपर से ओपन है तो आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा? आप पानी का लेवल देख रहे हैं ना, कहाँ पे पानी है, वाटर का भी एग्जैक्ट लेवल देख लीजिए कहाँ पे। तो वाटर का अगर हम एग्जैक्ट लेवल को मार्क करें तो ये वाटर का एग्जैक्ट लेवल हमारे सामने, ये देखिए, ये रहा। दिस इज एग्जैक्ट लेवल ऑफ वाटर राइट नाउ। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि इसकी वर्किंग को समझने के लिए ये आपको डायग्राम समझना चाहिए कि एग्जैक्टली हम कैसे इसके अंदर वर्किंग को दिखाने वाले हैं। अब देखो, जब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ से प्रेशर डालूंगा, यहाँ से मतलब एयर का प्रेशर मैंने डाला यहाँ से, इस जगह से, तो अगर मैं यहाँ से एयर प्रेशर डालूंगा आपके पास तो एयर विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड, और उस एयर की वजह से क्या होगा, सबको पता है कि उस एयर की वजह से वाटर राइज करेगा इस तरफ, water will rise in this container and water will go down in this container. सही है ना? डायग्रामेटिकली ये देखा जाए एक्सप्लेनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। अगर एक्सप्लेनेशन बिल्कुल परफेक्ट है तो आप देख लीजिए, इसमें वाटर राइज करेगा, इसमें वाटर फॉल करेगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इसके अंदर, मुझे ये बताओ कि इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कहाँ से आएगा? तो अगर उसके रिस्टोरिंग फोर्स को आप निकालना चाहते हो तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स निकालने के लिए आप देखो, हमने यहां से लेके यहाँ पे एक्स का गैप किया है, तो यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो है हाइट बढ़ चुका है, यानी कि जो चेंज ऑफ हाइट हुआ है हमारे पास टोटल, दैट इज 2x। यानी कि जो ये फ्लूइड है, ये वाला, ये सारा फ्लूइड यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स बिल्ड करेगा। दिस फ्लूइड इज गोइंग टू बिल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। तो फिर से मैं लिख दूं अगर आपके सामने, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स हम लेके चलेंगे, सेम वही मास इनटू ग्रेविटी, मास, और यहाँ पे लगा देंगे नेगेटिव बिकॉज इट रिस्टोरिंग। अब मास की बात करोगे तो ये सिलेंडर क्या है, सिलेंडर की फॉर्म में, तो वी आर गोइंग टू राइट एरिया इनटू हाइट इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। अब मुझे कोई यहाँ पे बताएगा कि व्हाट शुड आई रिप्लेस इन एच, यहाँ पे हाइट कितना होगा? हम जो ये कंटेनर ले रहे हैं इसकी हाइट कितनी है हमारे पास, जिस कंटेनर को हम यहाँ पे ले रहे हैं ये, इसकी हाइट कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक जो हम ले रहे हैं, इसकी हाइट, बिल्कुल सही कहा तुमने, इसकी हाइट होगी 2x, बिल्कुल सही। दैट इज हाइट इज गोइंग टू बी a2x रो जी। दिस विल गिव्स रिस्टोरिंग फोर्स। अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स दे रहा है तो फिर से वही पुराना कॉन्सेप्ट, F इज इक्वल टू -2ax रो जी, देन m into g is equal to -2ax रो जी। अब अगर हम इस कंडीशन को लेके चलें तो एक्सेलरेशन इज अगेन इज इक्वल टू -2ax रो जी अपॉन m, एंड देन अगेन इट टर्म बिकम कांस्टेंट। हमने प्रूव कर दिया। जैसे हम ये प्रूव करते हैं, जैसे ही हम इसको प्रूव करते हैं तो यानी कि इट इज एन एसएचएम, ये एक एसएचएम बन जाता है। अब अगर ये एसएचएम बन गया तो फिर वही पुरानी कंडीशन पे चलते हैं दोबारा से, वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट ओल्ड कंडीशंस। टाइम पीरियड के फॉर्मूले पे चलते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, दैट इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट। अब वी आर गोइंग टू मूव टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास x है, एक्सेलरेशन है 2ax रो जी अपॉन m। द टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी 2 पाई रूट m upon 2a rho g, and frequency is going to be 1 upon 2 pi root
2a ρg/m। तो हमारा जो टाइम पीरियड का रिजल्ट अभी निकालना था, जो रिजल्ट हम निकाल रहे थे, हमारा रिजल्ट ये, हम इन दो रिजल्ट्स को ढूंढ रहे थे और हमने इन दो रिजल्ट्स को हमने प्रूव भी कर दिया। दीज आर द टू रिजल्ट्स व्हिच वी आर सर्चिंग फॉर, और हमने यहाँ पे इसको एसएचएम भी प्रूव कर दिया, ये देख लो आप। तो इसको बोलते हैं ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड कॉलम इन न्यू ट्यूब टाइम पीरियड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। इसी अब एनर्जी इन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो एनर्जी इन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक बॉडी के पास एनर्जी जब ऑसिलेट करती है तो कौन सी एनर्जी होती है। अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें दो कंडीशंस हैं। एक काइनेटिक एनर्जी तो होगी होगी जब मोशन पे है, और जब वो रेस्ट पोजीशन पे जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो यानी कि उसकी अगर आप एनर्जी की बात करोगे तो एनर्जी इन सिस्टम के अंदर क्या होगा कि एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आप अगर बात करोगे पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम फॉर्मेशन देखें तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है जो उस बॉडी के अंदर प्रोसेस होती है। ठीक है, अब वो प्रोसेस कैसे आएगी, कैसे बनेगा, तो उसके लिए आप पुराने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पहले हम ऐसा करते हैं, स्प्रिंग को ले लेते हैं जो कि अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में बैठा हुआ है। अब उसको मैंने आगे की तरफ मूव कराया तो उसने अपना इक्विलिब्रियम स्टेट छोड़ दिया, यानी कि इसने एक डिस्टेंस कवर किया, दैट इज कॉल्ड एक्स। अब इस जगह पे जो फोर्स काम कर रही है दैट इज स्टोरिंग फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आई हैव टू गो टू फाइंड वर्क डन, और जो मेरा वर्क डन होगा वो बराबर होगा किसके, एफ इंटू डी एक्स के। और यहाँ पे हम लगाएंगे नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन लगाने के पीछे आप दो बातें कह सकते हो। एक तो आप रिस्टोरिंग फोर्स की थ्योरी लगा सकते हो यहाँ पे, और आप चाहो तो एक थ्योरी ये भी कह सकते हो कि इसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की अलग है, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। और यहाँ पे हमने इसके अंदर वेक्टर नोटेशन डाल दिया, और इसको हम करेंगे इंटीग्रेट 0 से लेके x तक। तो हमारे सामने जो कंडीशन यहाँ पे बिल्ड होती है वो है f। f की वैल्यू होगी आपके पास, दैट इज कॉल्ड मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर आपको याद हो मास इनटू एक्सेलरेशन के हिसाब से अगर हम चलें तो हमारे सामने जो कंडीशन वाइज हम जो बनाएंगे जो थ्योरी, उसके अंदर हमारे सामने ये आएगा f, यहाँ आएगा dx, यहाँ पे आएगा cos 180 डिग्री, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आएगा 0 टू x। अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसको तो आई हैव टू राइट 0 टू a f इंटू dx, f इंटू dx। अब आता है इसको इंटीग्रेट करने की बारी। तो उससे पहले इंटीग्रेट करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो हमारे सामने जो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू है, उस फॉर्मूले के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन इज गोइंग टू अप्लाई ऑन बोथ साइड। It's going to be mass into acceleration into dx। और आप में से किसी को याद है एक्सेलरेशन क्या होता है? Anyone want to suggest what is acceleration? चलो ठीक है, तो कोई नहीं बताना चाहता तो मैं ही बताता हूँ। इंटीग्रेशन होता है m ओमेगा स्क्वायर x dx। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे w, तो इट्स गोइंग टू बी m ओमेगा स्क्वायर x square by 2 from 0 to x। So potential energy in SHM is going to be half m omega square x square। This is the formula for potential energy in SHM। This is the formula for potential energy in SHM। और इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे जब, तो हमारे सामने आएगा दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बिट इजी है निकालना, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी के अंदर अगर हम जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी का जो कन्वेंशनल फार्मूला है उसको चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी का जो कन्वेंशनल फार्मूला है उस पर चलते हैं, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर आप हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूले पे चलोगे तो द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी अगर हम नोन है, जो कि हम लोगों ने पहले वेलोसिटी निकाली थी, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा रूट r square minus x square। So we are going to write here omega square r square minus x square। The answer is going to be m omega square r square minus half m omega square x square।
दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी के टर्म को हमने यहाँ पे डिड्यूस कर लिया, हमने पोटेंशियल एनर्जी भी डिड्यूस कर लिया, हमने काइनेटिक एनर्जी भी डिड्यूस कर लिया। द लास्ट टर्म्स कम्स टू टोटल एनर्जी। इफ यू जस्ट गो विद टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम है। टोटल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ पे सारी टर्म्स को एज यूजुअल पुट कर दूं जो हमने अभी डिड्यूस किया है, तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। सारा का सारा रिजल्ट हमारे सामने ऐसा आएगा कि हम यहाँ देखेंगे ये टर्म से कैंसिलेशन आ जाएगा। तो दैट्स मीन कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट की हम आज डिडक्शन करने वाले थे। एनर्जी इन SHM, इसको बोलते हैं एनर्जी इन SHM। अब यहाँ पे जो रिजल्ट मैंने आपको बना के दिया, यहाँ पे जो रिजल्ट बना के दिया वो है एनर्जी इन SHM। लेकिन असल में होता क्या है कि एनर्जी तो हम निकालते हैं इन द टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट जाना चाहता हूँ यानी कि के टर्म में, इफ आई जस्ट वांट टू गो टू मूव इन द टर्म्स ऑफ के, तो वहां पे मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसकी डेरिवेशन अलग तरीके से करनी पड़ेगी? नहीं, हम इसी डेरिवेशन को क्या करेंगे, रीमोडिफाई करेंगे। हमारे सामने डेरिवेशन आपको सामने जो मैंने किया था वो देखो यहाँ दिख रहा है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट की अगर बात करते हैं तो आप में से हम सभी को ये बात याद होगा कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो के होता है दैट इज के, हमने प्रूव किया था के इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड के इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, है ना। के इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर हमने प्रूव किया हुआ है। तो यानी कि मुझे अपने रिजल्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुझे रिप्लेस करना है ओमेगा स्क्वायर एक्स को, किससे? आई हैव टू रिप्लेस इट विथ के। यानी कि मेरे रिजल्ट को सिर्फ बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू चेंज माय रिजल्ट बाय रिप्लेसिंग दिस वर्ड विथ के। आई एम जस्ट गोइंग टू रिप्लेस द वर्ड 1/2 के एक्स स्क्वायर, और ये हमारे सामने वो रिजल्ट आ गया जो हमें चाहिए था। कुछ भी नहीं किया मैंने, ना आपको नई डेरिवेशन पढ़नी पड़ेगी, ना नया दिमाग लाने जोड़ते हैं, उसी पुराने लॉजिक में हल्की सी मॉडिफिकेशन और हमारे सामने डिजायर्ड रिजल्ट आ गया। सेम अगर इस पेज पे भी देखें, अगर हम अगर काइनेटिक एनर्जी की बात भी करें, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी अगर हम इस रिजल्ट को निकालना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ यहाँ पे रिप्लेस करना है के। वी हैव टू ओनली रिप्लेस के हियर। अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूं हाफ के आर स्क्वायर और यहाँ लिख दूं हाफ के एक्स स्क्वायर, तो मेरा रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम हो जाता है जो मुझे चाहिए था पहले। यानी कि स्प्रिंग के टर्म में जाओ या नॉर्मल टर्म पे रहो, ऑलमोस्ट द आंसर इज गोइंग टू बी सेम। द आंसर इज गोइंग टू बी सेम, नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज। हर जगह पे के को रिप्लेस करना है, सिर्फ और सिर्फ के को। तो भाई आप में से जिसको डेरिवेशन याद करने में मुश्किल होती है उसके लिए सबसे आसान तरीका बता दिया मैंने कि आपको ज्यादा दो बार नहीं पढ़ना। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी ट्विस्टेड फॉर्म में आता है जहाँ पे बोलते हैं स्प्रिंग के टर्म में आंसर दो, तो वहां पे मोस्ट बच्चे कहते हैं कि तुमने कभी पढ़ा ही नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं हमने पढ़ा है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और हमें पता है कि एग्जैक्टली टर्म कुछ और नहीं, उसी की एक रीमोडिफाइड फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये जो वेरिएशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना चाहिए सिंपल पेंडुलम के केस को। अगर हम सिंपल पेंडुलम के केस को देखेंगे तो ये ग्राफ समझना बहुत इजी है आपके लिए। वैसे तो ग्राफ वैसे ही इजी है पढ़ने में, क्योंकि इस ग्राफ में हम अगर पुराने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेकर चलें तो सेम ग्राफ इज वी आर गोइंग टू प्लॉट है, सेम ग्राफ। हम कुछ नया नहीं प्लॉट करने वाले हैं। अब यहाँ पे सिंपल पेंडुलम के केस को दिखाएं आपको। सिंपल पेंडुलम में देखिए क्या होती है। ये सिंपल पेंडुलम के दो कंडीशंस हैं, दो एक्सट्रीम्स कहते हैं जिनको हम लोग। और दो एक्सट्रीम वो पोजीशंस होते हैं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और ये पोजीशन होता है जिसे बोलते हैं मीन। दिस इज द पोजीशन ऑफ मीन। अब अगर हम मीन पोजीशन को लेके चलते हैं पेंडुलम में, तो ये तीन केसेस लिए मैंने आपके पास तीन पोजीशन के साथ, जिनमें से दो मैंने बोल दिया आपको एक्सट्रीम है। दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम कंडीशंस, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम। और ये भी है एक्सट्रीम, और ये है मीन। अब यहां से आप इधर जाओगे, फिर यहां से इधर मूव करोगे, फिर यहां से इधर मूव करोगे, फिर यहां से आप इधर जाओगे।
तो आप मुझे एक लॉजिकली बात बताओ, जब हम पेंडुलम शुरू करते हैं, जैसे मुझसे किसी ने पूछा भी था कि सेकंड पेंडुलम को बार बार क्यों मूव कराते हैं, हम इसलिए मूव कराते हैं ताकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बिल्ड कर सकें। तो हमारा जो स्टेप होगा शुरू यहाँ से होगा, दिस इज वन। अब इस पॉइंट पे, वन पे अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्स, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिन, जीरो। तो अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे जाता हूँ, जस्ट आई एम गोइंग टू दिस पॉइंट, जो मैं आपके लिए मार्क भी कर रहा हूँ, इस पॉइंट को यहाँ मार्क करना शुरू कर रहा हूँ मैं, ये पहला पॉइंट, ये एक पॉइंट, और ये एक पॉइंट। तो इस पॉइंट पे मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। इफ आई एम अज्यूमिंग पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, तो आप मुझे बताओ कि इस जगह पे अगर पोटेंशियल एनर्जी को मार्क करता हूँ ग्रीन डॉट से, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कहाँ होगी, यहाँ पे। और काइनेटिक एनर्जी को अगर मार्क करता हूँ ब्लू डॉट से, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होगी, यहाँ पे। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, देख लो भाई, ये है काइनेटिक एनर्जी और ये है काइनेटिक एनर्जी, और ये पोजीशन है एक्सट्रीम, दिस इज पोजीशन ऑफ एक्सट्रीम। अब जैसे जैसे ये नीचे मूव करेगा टू दिस पाथ, यहाँ पे आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी गोज टू जीरो, पर काइनेटिक एनर्जी गोइंग टू बी मैक्सिमम। दैट मीन ये पोजीशन है मीन, और मीन पे अगर मैं मार्क करना शुरू करूं, तो मीन पे मेरे सामने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पहुंच जाएगी, जबकि उसी पोजीशन पे उसी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पहुंच जाएगा। अब मैं यहाँ से दोबारा मूव करना शुरू करूंगा आगे की तरफ, और जब मैं यहाँ से आगे मूव करूंगा तो इस पॉइंट पे आप देखोगे, इस पॉइंट पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी दैट इज अगेन मैक्सिमम, एंड kinetic energy is going to be minimum. So I'm just going to reach again kinetic energy minimum and potential energy maximum. और इस पाथ को अगर मैं ड्रॉ करूं बाय फ्री हैंड, इफ आई ड्रॉ दिस पाथ बाय फ्री हैंड, तो इसका पाथ कुछ ऐसा बनेगा और इसका पाथ कुछ ऐसा बनेगा। जहां पे जो डैश लाइन जो हम देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं, जो नीली लाइन है उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, और जो ग्रीन लाइन है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। और आप ये देख सकते हो साफ साफ कि एग्जैक्टली कैसे एक्सट्रीम मीन पे वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। और इसमें जो कांस्टेंट है दैट इज टोटल एनर्जी, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया रेड लाइन से, रेड लाइन रिप्रेजेंटिंग टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट फॉर दिस ऑल कंडीशंस। और ये जो है ना कंप्लीट करता है इस पूरे कॉन्सेप्ट को, जिसको बोलते हैं एसएचएम की। तो एसएचएम के सारे ऑलमोस्ट पार्ट खत्म हो चुके हैं। अब ऑसिलेशन के अंदर हमारे पास रह गया एवरेज एनर्जी एंड दैट्स सम डेफिनेशंस। अदरवाइज चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं बचा, और कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो एनसीईआरटी में भी नहीं बचा। आप एनसीईआरटी को प्लीज रीड करके देखें, सेम इस पैटर्न में आपको देखिएगा सारा टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। Thanks for watching, like and comment. Hit the bell icon for notification.